क्लास 11 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, चलिए इस वेक्टर अलजेब्रा में हमें बेसिकली पूरी वेक्टर की आइडिया लेनी होती है। तो जैसा कि आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में अभी तक जो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन होती है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें फिजिक्स में एक करनी होती है एक्सेप्ट डिवीज़न, है ना, क्योंकि हम वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो सारे ऑपरेशन वेक्टर अप्रोच से अगर हम करेंगे तो वही आपका वेक्टर अलजेब्रा हो जाएगा। अब इसमें हमें एडिशन पढ़नी है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक। फिर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीज़न पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। यही दो टॉपिक आपको फिजिक्स में है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्ट्रैक्शन नहीं है और डिवीज़न नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है ना, और हम दूसरे वेक्टर बी लेते हैं और इन दोनों का ऐड कर देंगे, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमने ऐड किया तो एक नया वेक्टर बन गया, ये वेक्टर सी, ठीक है। जैसे 3 और 4 को आप ऐड करते हैं तो 5 हो जाता है। तो वेक्टर में ज़रूरी नहीं है, वेक्टर में 3 + 4 5 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो हम देखेंगे इसमें क्या होता है। तो ये चीज़ें आपकी होगी एडिशन ऑफ वेक्टर। उसी तरह से यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि दोनों पॉजिटिव वेक्टर है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और सी भी आपका पॉजिटिव निकला, ठीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो ये एक्चुअली में एडिशन ही है, ये आपका एडिशन ही है। अब है क्या चीज़, जैसे ये वेक्टर ए है, ये एक आपका पॉजिटिव वेक्टर है, प्लस अब अगर मैं एक निगेटिव वेक्टर को ऐसे ऐड करूं, मतलब एक पॉजिटिव वेक्टर है और एक निगेटिव वेक्टर है, तो इन दोनों का जब एडिशन आप करेंगे तो प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक नया वेक्टर बनेगा, वेक्टर सी, है ना, या वेक्टर पी मान लो, चूंकि मैंने अगर ऊपर वेक्टर सी लिखा है तो ये वेक्टर पी मान लेते हैं। तो कहने का मतलब एडिशन हो तो दो वेक्टर का एडिशन होकर एक नया वेक्टर बन जाएगा। अब इसका हम रूल पढ़ेंगे। उसी तरह से एक सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में एडिशन ही है, और एक पॉजिटिव वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर का एडिशन है, तो ऐड करने के बाद भी एक नया वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में ये सिंपल है, आपका सिर्फ एक एडिशन वेक्टर ही होगा, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हमारे पास दो लॉ हैं, लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये आपके दो तरह के होते हैं। पहला आपका होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। है ना, जैसे आप a + b = c निकालते हैं ना, एक नया एडिशन हो गया, तो दोनों से आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, है ना। जब आप ऐड करेंगे तो दोनों लॉ, कोई भी हम लॉ लगाएं, दो वेक्टर का एडिशन होकर जो रिजल्ट आएगा वो किसी भी लॉ से आप बनाइए एडिशन के, या तो ट्रायंगल लॉ से बनाए या पैरेललोग्राम लॉ से बनाए, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। फिर जब इसका मैं डिटेल थ्योरी पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि आपका सिर्फ एक ही लॉ है एडिशन के लिए, और वो है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में ही ट्रायंगल एडिशन इंक्लूडेड है। चूंकि आप बिगिनर्स हैं इसलिए इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो अब आप क्या कंक्लूजन निकला, दो वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो वो वेक्टरली ऐड होगा और उसका एक ही लॉ है
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही आपका मेन लॉ है जिसे हमें पढ़ना है। हम हालांकि दोनों पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि ट्रायंगल लॉ एज सच पैरेललोग्राम लॉ का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मुझे अलग से इसको ट्रायंगल लॉ करना पड़ा, बुक में भी अलग से किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखें कि एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए मेन लॉ आपका पैरेललोग्राम लॉ ही है, और सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में एक पॉजिटिव वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर का एडिशन ही होता है। तो ये वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया और क्या पढ़ना है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे दो लॉ हैं। पहला है आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस लॉ में हमें क्या पढ़ना होगा, जैसे ए वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट लिया बी, ए डॉट बी, है ना, तो इसकी जो रिजल्ट आएगी वो स्केलर हो जाएगी। दो वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, लेकिन जब आप इसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो स्केलर होगा। कहने का मतलब अब इसका जो रूल है जो हमें पढ़ना है वो डिफाइन होगा ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मतलब फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ए डॉट बी आपका ए बी कॉस थीटा है। अब थीटा क्या आपका, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है ना, और इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, स्केलर, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बिकम्स स्केलर। एक तो ये लॉ पढ़नी है। फिर दूसरा हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन का दूसरा लॉ है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है, जैसे एक वेक्टर ए है और एक क्रॉस कर दिया ए क्रॉस बी, है ना, दो वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है, अगर आप जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे मल्टीप्लिकल साइन से शो किया जाता है। तो हम इसको पढ़ते हैं ए मल्टीप्लाई बी नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, और इसकी जो रिजल्ट होगी ना, देखो दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर ही होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक वेक्टर क्रॉस वेक्टर, जो रिजल्ट आएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, है ना। अब ए क्रॉस बी क्रॉस होने के बाद एक नया वेक्टर बन जाएगा वेक्टर सी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। अब यहाँ रिजल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है ना, कि वेक्टर सी जो होगा, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये सी ए और बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा या इनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू ए, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू बी, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट फ्रेम दूँ, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और इस तरफ वेक्टर बी है, मतलब एक्स एक्सिस में वेक्टर ए ले लिया, वाई एक्सिस में वेक्टर बी ले लिया, तो जेड एक्सिस पे क्या चला जाएगा आपका, वेक्टर सी, है ना। तो सी जो है ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा या ए दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जैसे इसका अगर मॉड मैग्नीट्यूड ली जाए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी इजकल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब थीटा क्या हो गया आपका, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर अलजेब्रा में आपको एडिशन पढ़नी है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। सब्ट्रैक्शन मैंने पहले ही बता दिया, एक्चुअली में वो एडिशन है एक पॉजिटिव वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर का, और डिवीजन ऑफ वेक्टर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप वेक्टर से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते।
है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं वेक्टर ए बाय वेक्टर बी, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग किस वजह से? इसकी वजह से वेक्टर बी किसी भी चीज़ को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी डिवीज़न होती है तो ओनली स्केलर से डिवीज़न होगी। ठीक है, चलिए, तो यही सारे लॉ हमें पढ़ने हैं वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक, अब हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखिए, जब भी आपको ऐसा लिखा हो ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, तो फिजिक्स में इस तरह के रिलेशन का मतलब हो गया कि ये ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है या पैरेललोग्राम लॉ फॉलो हो रहा है। तो मेन तो मैंने बताया कि एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ ही मेन है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पैरेललोग्राम लॉ को समझने के लिए मुझे ट्रायंगल लॉ समझना है, तभी हम सिर्फ ट्रायंगल लॉ पे बात करते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ये जो फॉर्मेट है ना, इस तरह से लिखना, ये शो करता है कि ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रही है। या आप ऐसे समझो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R, है ना। ऐसे भी लिख दिया, दो वेक्टर का एडिशन एक नया वेक्टर बन गया। ये आपका ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है ना। इसको देख के ही पता चल जाता है कि ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है। अब इसमें A और B गिवन वेक्टर होंगे और C जो आपका रिजल्टेंट हो गया। C इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा R वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और ट्रायंगल लॉ को समझते हैं। तो आप इसको डेफिनेशन समझ लीजिए ट्रायंगल लॉ का कि दो वेक्टर का एडिशन इस फॉर्मेट में होगा और इसकी रिजल्टेंट नई वेक्टर बन जाएगी। अब ट्रायंगल लॉ ऑबे कब होता है ना। अगर मुझे ट्रायंगल लॉ ऑबे कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेक्टर हैं जैसे ए और बी, उसकी एडिशन करनी है। तो मान लो एक वेक्टर आ गया आपका ए, मान लीजिए ये है आपका वेक्टर ए। ठीक है, अब हम एक दूसरा वेक्टर लेते हैं बी। ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, इन दोनों वेक्टर का मुझे एडिशन करना है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगी, आपको पढ़ाया था मैंने, क्या हो गया कि दोनों वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर एंगल होती है वही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। तो स्मॉलर वेक्टर तब हम लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये वेक्टर ए लिया था मैंने, है ना, और यहाँ से ये वेक्टर बी लिया है। ठीक है, तो जब ये हेड टेल मिल रहा है ना, इस वेक्टर का हेड और टेल, तो यहाँ पर एंगल डिसाइड नहीं होगी। आपको डिसाइड करना होगा एंगल जब दोनों वेक्टर का टेल आपस में मिले। तो मान लो मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आता हूँ, ऐसे, ये वेक्टर बी हो गया। तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना, इसके ठीक ऐसे डिस्प्लेस किया बिना डायरेक्शन चेंज किए। यहाँ दोनों वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, यही आपका एंगल बिटवीन वेक्टर हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये मान लिया। तो अगर ये थीटा है और ये इसके पैरेलली डिस्प्लेस हुआ है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो कहने का मतलब
अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आपको पता है कि इसको मैं यहाँ कर रखूँगा तो एंगल थीटा आएगी, और उसी थीटा को आप यहाँ पर ऐसे बढ़ा करके ऐसे शो कर सकते हो, है ना। यही थीटा आपका एंगल हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ठीक है। यही आपकी दो वेक्टर है जिसको मुझे ऐड करना है। अब मान लीजिए मैं इस वेक्टर का नाम दे देता हूँ ओ ए, है ना। ओ ए आपका एक वेक्टर हो गया और ये आपका हो गया बी, ओ बी दूसरा वेक्टर हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ ए इज वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी इज वेक्टर बी, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ ये कहता है ना, देखो ट्रायंगल लॉ कैसे बनाएंगे, ये वेक्टर बी है। अब ट्रायंगल लॉ ये कहेगा कि जैसे दो वेक्टर हैं, है ना, तो पहला वेक्टर का टेल ये पॉइंट, इसका हेड यहाँ टेल से जुड़ा है, इसको छोड़ दो, फाइनल वेक्टर जो है ये बी, तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ ऐसे, है ना, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, तो ये जो वेक्टर मुझे मिलेगा ओ बी, यही रिजल्टेंट हो जाएगा सी, है ना। तो ये ट्रायंगल लॉ, देखो ट्रायंगल बन गया, है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। और ये कैसे बना आपका, इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली मिला दिया, तो ये डायरेक्शन हो गई। तो हम कहेंगे वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, है ना। एंड ट्रायंगल लॉ स्टेट्स दैट, ट्रायंगल लॉ स्टेट्स दैट, है ना, ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर सी, ये रिजल्टेंट हो गया, है ना। तो सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, जो ये रिजल्टेंट है, आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखूँ मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए, तो ये वेक्टर ए का मॉड मतलब ए हो गया, वेक्टर ए बी ये हो जाएगा वेक्टर बी का मॉड मतलब बी हो गया, ठीक है। उसी तरह से वेक्टर ओ बी ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी और इसकी वैल्यू आ जाएगी सी, है ना। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर फॉर्म में तो ये स्टेट्स करता है, स्टेटमेंट यही है, वेक्टर सी जो है ए प्लस बी के बराबर होगा वेक्टर सम के। अब अगर ये आ गया तो यहाँ से हमें मॉड ऑफ सी क्या मिलेगा, मतलब सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आएगा, ठीक है। बात समझ में, ये रिजल्ट आएगी। अब इसे प्रूफ करने के लिए मुझे पैरेललोग्राम लॉ में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आ गया, है ना। ये एंगल हो गई, है ना, ये आपका थीटा एंगल है, और इस ट्रायंगल लॉ से सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो इस जो रिजल्टेंट है सी ए और बी का, इसका ये मैग्नीट्यूड हुआ, और इसको प्रूफ करने के लिए मुझे पैरेललोग्राम लॉ में जाना पड़ेगा, वो ट्रायंगल लॉ से प्रूफ नहीं होता, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लॉ आपको सिंपल आइडिया क्या देता है, एक ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर आता है। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, P के टेल से Q का हेड को मिला दो, ये आपका R हो जाएगा एडिशन ऑफ P और Q। तो एडिशन ऑफ वेक्टर P एंड Q इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड Q, तो R इज रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, जैसे मान लो एक वेक्टर है ये A, एक वेक्टर है ये B, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे मान लो डिस्प्लेस कर दूँ, पैरेललोग्राम लॉ बना दूँ ऐसे, है ना। ये वेक्टर B है और ये भी वेक्टर B है। अगर आप स्केल पे बनाएंगे तो ये और ये पैरेलल होगा,
तो बी वेक्टर को इधर डिस्प्लेस कर दिया, ए वेक्टर को भी इधर डिस्प्लेस कर दो, है ना, ऐसे ऐसे उठा के यहाँ रख दिया, एक और वेक्टर ले लिया जो इक्वल वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर हो गया, ये इक्वल वेक्टर हो गया। अब आपको ये पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, सॉरी पैरेललोग्राम बना, इसका नेमिंग दे दो ओ ए बी सी। तो अगर मैं इधर से देखूं इस वेक्टर और यहाँ पे इस पॉइंट को देखूं, तो यहाँ पे हेड और टेल मिल रहा है ए और बी का, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ये लिख सकते हैं। और ये मान लो वेक्टर हो गया हमारा सी, है ना, सी वेक्टर। तो ओ बी आपका है सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहला इक्वेशन आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल को छोड़ो, इस पॉइंट को देखो, यहाँ भी हेड और टेल मिल रहा है, तो एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है ए, है ना, हेड टेल मिल रहा है, तो यहाँ भी ट्रायंगल लॉ अवे कर सकते हैं। तो ये पहला वेक्टर हमारा इस ट्रायंगल में है, तो इनिशियल से फाइनल मिला दिया, रिजल्टेंट हमारा यही होगा। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी, फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट है ना ओ बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी। अब ये सी वेक्टर है और ओ सी आपका बी वेक्टर है और सी बी जो है ए वेक्टर है ना। अब इन दोनों इक्वेशन से देखने मुझे क्या मिला, ये भी ए प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी, सी इजकल टू बी प्लस ए, है ना। इसका मतलब हो गया फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब एडिशन में ट्रायंगल ऑफ एडिशन अगर फॉलो हो रही है तो आप वेक्टर के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, है ना। ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। उसी तरह है ना, एक प्रॉपर्टी मुझे क्या मिला ट्रायंगल लॉ का, कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी तरह अगर मैं मान लो एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया सी, ऐसे 3 वेक्टर ले लिए, है ना, ठीक है। तो ए जो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा, मान लो ये रिजल्टेंट है आर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यही ट्रायंगल लॉ है, ऐड होता चला जाएगा। हेड टेल मिल रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट होगा यहाँ से ये वाली लाइन, और मान लीजिए ये लाइन है आपकी वेक्टर पी, है ना। इसका नेमिंग दे दूँ मैं ओ ए बी सी, है ना। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, पी इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाओ, इसको पहला लिखो, ये हो गया दूसरा। अब आ जाओ ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, इसमें क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ हेड टेल मिल रहा है, तो पहला वेक्टर पी है, दूसरा वेक्टर सी है, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ आर।
तो आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर पी प्लस वेक्टर सी। ठीक, अब यहाँ पर पी वेक्टर की ये वैल्यू डाल दीजिए, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। थर्ड इक्वेशन समझ में आया है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, इस डायग्राम को अब चेंज करते हैं। ये तो मैंने ऐसे बनाया था, अब आप देखिए इसको मिटाओ यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको छोड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट किया, ए हेड टेल यहाँ मिल रहा है, तो बी और सी का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे, बी और सी का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, बी और सी का रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन होगा, है ना, और इस वेक्टर का नाम दे दो, मान लो क्यू है। ठीक, है ना। तो अब देखिए अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है ए बी सी। इस ट्रायंगल में Q वेक्टर जो है B और C का रिजल्टेंट हुआ, तो मैं लिखूंगा वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, है ना। ठीक है, जिसको मान लीजिए इक्वेशन 4 हो गया। अब आप देखो A और Q को देखो, यहाँ पर हेड टेल मिल रहा है, हेड एंड टेल, है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R। तो ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, OAC। इन ट्रायंगल OAC, है ना, R रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर Q, है ना, A और Q का रिजल्टेंट R होगा। तो अब यहाँ पर R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस Q की जगह हम डाल देंगे ये 4 से B प्लस C, है ना, ये इक्वेशन हो गया 4। अब देखिए ये भी रिजल्टेंट था मेन R, ये भी रिजल्टेंट है R। यहाँ A छोड़ के B और C ब्रैकेट में आया, यहाँ C छोड़ के A और B ब्रैकेट में आया, लेकिन है दोनों आपका फाइनल रिजल्टेंट R ही। तो ऐसे कंडीशन में अब हमें क्या मिलेगा, है ना, तो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन राइट, फ्रॉम 3 and 4 वी मे राइट, क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ऐसे रिलेशन आपने कभी पढ़े हैं, देखा है छोटे क्लासेस में। कहने का मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस 4 प्लस 5। एडिशन में कोई फर्क है नहीं, उतना ही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑबेस एसोसिएटिव लॉ। ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन, है ना। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So we can conclude that triangle law of vector addition obeys commutative law of vector addition as well as associative law of vector addition। इसको हम associative law of vector addition कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ आपकी कंप्लीट हो गई। अब ट्रायंगल लॉ का फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया, जो स्टेटमेंट और लॉ कहता है। जैसे इसी डायग्राम में, जो हमारा मेन डायग्राम है, कि A प्लस बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, C इज रिजल्टेंट। और मैंने उस वक्त बताया था आपको कि C की वैल्यू जो आएगी, रिजल्टेंट वैल्यू, वो हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब मुझे इसी को प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही आपका मेन वेक्टर एडिशन है।
ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम जैसा आपको नेम समझ में आ रहा है, मुझे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। ये वेक्टर सी है, तो इसको भी हटा दो। ये दो वेक्टर हैं जिनका ए और बी के बीच एंगल है। अब इस साइड को मैं ऐसे पैरेलली यहाँ लेके आता हूँ। अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको आप इससे मिला दीजिए, या इसको ऐसे लेके यहाँ पैरेलल ही, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया। तो ये पैरेलल हो दिखना चाहिए आपको, है ना, ऐसे। चलो ठीक है, मिलना चाहिए पॉइंट। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा आगे। अब ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, ये भी हो गया वेक्टर बी, ओ ए बी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। तो ओ ए पी बी क्या हो गया, आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। इन फिगर ओ ए बी पी ओ इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी ना आपको, सामने की सारी साइड पैरेलल होती है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इधर से इधर मान लो ये वेक्टर ए है, तो अगर इस साइड को लेंगे तब भी रिजल्टेंट ये आएगा, इन दोनों साइड को लेंगे तब भी रिजल्टेंट यही आएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है सी, ये रिजल्टेंट हो गया सी, ठीक है। किधर से भी जाओ, पहले भी बता रहा था आपको। तो वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। पैरेललोग्राम लॉ भी यही कहता है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ में एक्चुअली ट्रायंगल लॉ इंक्लूडेड थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको तो समझने के लिए बताया था। ये पैरेललोग्राम हो गया, और ये कैसे क्या हुआ ये सब तो पता रखा है पहले। देखिए, इस सी के लिए मैग्नीट्यूड बताना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे यू, है ना। लेट अस ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ओ एम, है ना। ओ एम पे बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ मिल जाएगा, ये, है ना। ये ओ बी एम, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना ओ एम बी, इसको मैंने यहाँ बना दिया ओ एम बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक छोटा सा ट्रायंगल आपको यहाँ ये भी दिख रहा है, तो अगर मैं इसको अलग से यहाँ पे दिखाऊं, जैसे ये हो गया वेक्टर बी, है ना, ये एंगल है थीटा, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ये परपेंडिकुलर आया है बी एम, ठीक है। इस सेक्शन को मैंने यहाँ दिखा दिया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कल पढ़ाया था, तो अगर ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो वेक्टर जिस लाइन इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो इस वेक्टर का एम जो है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा, है ना। अगर मैं सबकी मैग्नीट्यूड की बात करूं कि मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए और इक्वल टू ए निकला, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर हटा दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ऐसे आ गया। अगर ये बी है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस बी कॉस थीटा। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल में,
कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया आपका AM और हाइपोटेनियस है AB। AM की वैल्यू आपको निकालनी है और AB आपका आ गया B, तो AM क्या हो जाएगा B कॉस थीटा, है ना। इसलिए तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये वेक्टर है, ये थीटा है, तो बेस के साथ क्या एंगल बनेगा B कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट है आपका OB, है ना, ये वेक्टर C है और इसको हमने सिंपल C मान लिया, C हो गया मैग्नीट्यूड के टर्म में, ठीक है। तो ये OB यहाँ पर आपका C हो गया। उसी तरह से ये जो कंपोनेंट है, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है, ये क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ये साइन में चली जाएगी, इसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। मतलब इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, है ना, एंगल के अपोजिट साइड B साइन थीटा, एंगल जिस साइड पे बन रहा है वो B कॉस थीटा, हमेशा हम ऐसे करेंगे। और ये B साइन थीटा क्यों होगा, आप इसमें देख सकते हो, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो वेक्टर अगर हम डील कर रहे हैं कंपोनेंट में, तो B साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज AB। तो ये BM की वैल्यू निकालनी और AB क्या आपका BM, तो BM क्या निकला B साइन थीटा, ठीक। तो अब आप ऐसे समझिए, ये पैरेललोग्राम बनाया था, इसका जो डायगोनल हुआ वही रिजल्टेंट हो गया पैरेललोग्राम का। अब ये वेक्टर B का ये AM पे कंपोनेंट क्या आया B कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया B साइन थीटा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, आपको ये वाली वैल्यू पता चल गई है B साइन थीटा। अब पूरा OM क्या हो जाएगा आपका, OM जो है यहाँ पर OM एक्चुअली में OA प्लस AM है, तो OA तो A है और AM आपका B कॉस थीटा निकला, तो पूरा OM की वैल्यू क्या हो गई A प्लस B कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो गई A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, मुझे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकलेगी, है ना। तो अब कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, यहाँ देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMB OB हाइपोटेनियस है, तो OB को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट परपेंडिकुलर BM स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो OB आपका C हो गया, अंडर रूट BM की जगह क्या है आपका B साइन थीटा होल स्क्वायर, और OM क्या हो जाएगा आपका A प्लस B कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये समझ में आया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, C इज इक्वल टू अब हो जाएगा आपका अंडर रूट B साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका A प्लस B होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। A प्लस B होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो यहाँ पर हो जाएगा 2AB कॉस थीटा। तो अब वेक्टर C हमें क्या मिलेगा, ये वेक्टर C हमें अब मिलेगा अंडर रूट, देखो ये A स्क्वायर को यहाँ लिख दो, प्लस इस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ कर लो, प्लस 2AB कॉस थीटा, है ना। अब इन दोनों से अगर मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे,
बी स्क्वायर यहीं पे कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, 1 होता है, तो मतलब बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर हो गया। तो सी क्या निकला मुझे रिजल्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये प्रूफ करना था, है ना। तो अगर ट्रायंगल लॉ या वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से आपको ये पता चलता है कि वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b गिवन है ना, मतलब ये ट्रायंगल लॉ भी कर रहा है या पैरेललोग्राम लॉ भी कर रहा है। तो इस c आपका रिजल्टेंट हो गया a और b का, तो इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, है ना, मॉड ऑफ वेक्टर सी, मतलब इस सी का जो मॉड होगा वो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब है तो सी वेक्टर ही ना, तो उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हम यहाँ मानेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी, वो ए वेक्टर के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द रिजल्टेंट वेक्टर सी मेक्स एन एंगल विथ वेक्टर ए, makes an angle alpha, makes an angle अल्फा, यहाँ पर अल्फा आएगा, है ना, एक एंगल अल्फा बना है वेक्टर ए के साथ। तो ये tan अल्फा क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी एम बाय बेस OM। तो BM आपका हो गया B साइन थीटा और OM हो गया आपका A प्लस बी कॉस थीटा। तो इस रिलेशन से मुझे क्या मिला, tan अल्फा, है ना, मतलब यहाँ पर आप B थीटा ए बी थीटा की वैल्यू डालेंगे तो tan अल्फा मिलेगा, और फिर tan अल्फा से अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा जो हो गया वो उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया, अल्फा इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी, ठीक है। और ये मॉड सी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, ओके। तो ये था आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें वेक्टर लॉ है, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दो हो गए। अगर एक्चुअली बोला जाए तो एक ही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, और वो क्या आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे समझने के लिए हमें इसका एक पार्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको अलग से समझाया, ठीक है। तो वेक्टर को ऐड कैसे करना आपको समझ में आ गया। सबट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, यही फॉर्मूला सबट्रैक्शन में भी अप्लाई होगा, बस एक पॉजिटिव वेक्टर होगी और एक नेगेटिव वेक्टर होगा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी इतना पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कोई क्वांटिटी वेक्टर कब होती है ना, जब वो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करे और उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। तो कंक्लूजन यहाँ से पढ़ने के बाद हम एक चीज़ बता सकते हैं, है ना, वेक्टर के लिए कि इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। तो कहने का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, है ना, तो इतना पढ़ने के बाद ही आप एक वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे स्टार्टिंग में तो मैंने आपको ये बता दिया था कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज वन विच रिक्वायर्स
बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके बाद है ना, तो हम दूसरा एक्यूरेट डेफिनेशन हम क्या बोल लिखेंगे कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी in addition to magnitude मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर है। साथ ही उसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए, है ना, वो क्या होना चाहिए, इट शुड obeys commutative law of addition, commutative law of addition जो आपने पढ़ा आज। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन करने का मतलब हेड टेल कोइंसाइड करेगा तो रिजल्टेंट आपका इनिशियल से टर्मिनल बना देंगे। एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑबेज मस्ट ऑबे, है ना, यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, मस्ट ऑबे द लॉ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। है ना, तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के अलावा ए बी सी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तब और तभी हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर है। अगर इसमें से एक भी लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, एक भी टर्म फॉलो नहीं हो रहा है तो वो वेक्टर नहीं है। तो कह सकते हैं हम देन एंड देन ओनली it is said to be a vector. It is said to be a vector. ठीक, समझ में आई बात। तो ये था आपका वेक्टर। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको वेक्टर का एक प्रॉपर नॉलेज हुआ, है ना, कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा का फाइनल पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डिवीज़न ऑफ वेक्टर पॉसिबल नहीं है, किसी भी क्वांटिटी को आप डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिवीज़न ऑफ वेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड और इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।